नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बीजेपी की चुनावी रणनीति काफ़ी दिलचस्प रहती है, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करके मैदान में उतरती है और शायद यही वजह है कि 2 सीटों से शुरू करके बीजेपी आज आपके सामने है। लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी की कई सारी रणनीति बिल्कुल बदली हुई सी नज़र आती है, जिसे मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है, बहुत सारी रणनीति पार्टी की बदल गई है और पार्टी बिल्कुल अब नए अंदाज में काम करती है और बिल्कुल बीजेपी बदली हुई सी नज़र आती है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है पिछले 20-22 साल का, और ये मैंने अनुभव किया है कि लगातार पार्टी की रणनीति, पार्टी की व्यवस्था, इलेक्शन मैनेजमेंट बदलती जा रही है और बिल्कुल उसको नए आयाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स की, जिसे सामान्य तौर पर राजनीतिक गलियारे में मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट का एक अहम पार्ट होता है। वो क्या है? काफ़ी दिलचस्प है कि चुनाव चाहे जो भी हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसके पहले मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि चेहरे बदल दिए जाते हैं, पूरी व्यवस्था बदल देने की कोशिश की जाती है और उसका लाभ भी पार्टी को मिलता है। और आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि गुजरात में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया था, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को ही बदल दिया था और काफ़ी राजनीतिक तौर पर चर्चा हुई कि ये क्या हो गया गुजरात में। और उसके बाद जो रिजल्ट आया, चुनाव का परिणाम आया, वो सामने है। उसी तरीके से देखिए, जब भी चुनाव होता है विधानसभा का हो, तो उसमें भी चेहरे बदल दिए जाते हैं, नेतृत्व बदल दिया जाता है। अगर कहीं सरकार है तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, कहीं अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ के प्रदेश के संगठन में बदलाव कर दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, प्रभारी बदल जाते हैं और नए लोगों को दायित्व दे दी जाती है। और ऐसे लोगों को दायित्व दिया जाता है जो बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जिसका नाम जब सामने आता है तो सब लोग चौंक जाते हैं कि अरे, इस व्यक्ति को कैसे दायित्व मिल गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाते हैं और जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल है, उसका फ़ायदा भी बीजेपी को लगातार मिलता रहा है। एक कर्नाटक में बदलाव हुआ तो जिसका वहाँ के विधानसभा चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा और पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उस बदलाव का परिणाम बीजेपी ये मानकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उसको मिलेगा। उसी तरीके से आपको बिहार की ओर ले चलता हूँ कि आप देखें, जब वहाँ का चुनावी माहौल जब बदला था तो वहाँ जो बिहार में बीजेपी का जो चेहरा माने जाते थे, जो वहाँ के फेस थे, सुशील कुमार मोदी, उनको अचानक से बदल दिया गया, उनको अपने पद से हटा दिया गया और केंद्र में उनको बुला लिया गया, राज्यसभा का सदस्य उन्हें बना दिया गया और केंद्रीय नेताओं में की लिस्ट में उनको शामिल कर दिया गया। यानी बिहार से उनका जो लेना देना था, हालांकि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, वहाँ कि वो प्रॉब्लम शूटर माने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व को बदल दिया और सुशील कुमार मोदी को दिल्ली बुला लिया। उसी तरीके से आप देखें मध्य प्रदेश, अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के हालांकि अटकलें तो लगाई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार अभियान चला रहे थे और जिस तरीके से सक्रिय थे और पार्टी ने कोई संकेत नहीं दिए थे, और ये माना जा रहा था लगभग कि जब चुनाव खत्म होगा, पार्टी जीतेगी तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आया तो मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, जिस मोहन यादव के नाम को लेकर अटकलें भी नहीं लगाई गई थी। उसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ में देखें कि हालांकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी को सत्ता छीननी थी, तो और बीजेपी ये मान कर चल रही थी कि उसकी सरकार वहाँ बनेगी, लेकिन उस समय तमाम राजनीतिक जानकार ये बता रहे थे कि बीजेपी को सीटें तो ठीक ठाक मिलेंगी, लेकिन वहाँ सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन बीजेपी मेजोरिटी के साथ वहाँ वापस आई और वहाँ रमन सिंह के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अचानक से रमन सिंह की जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौंकाया। और आप फिलहाल में देखें, एक दिन पहले की घटना, हरियाणा, 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कहीं कोई संकेत नहीं था कि हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन कर दिए जाएंगे, हरियाणा का नेतृत्व बदल जाएगा। अचानक से सूचना आई, उसके बाद दिल्ली से 2 नेता हरियाणा पहुंच गए। तरुण चुग जो पार्टी के प्रभारी महासचिव हैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वहां गए पर्यवेक्षक के तौर पर, और सारी व्यवस्था पहले से सेट थी और मनोहर लाल खट्टर ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर नेतृत्व बदल गया। अब सवाल उठता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं? क्या बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलता है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वक्त पर चेहरे को क्यों बदल देते हैं? खासतौर पर जो राज्यों में जो नेतृत्व होता है,
तो पार्टी के जानकार ये मानते हैं और ये अनुभव भी करके देखा जा सकता है कि इसके जरिए एक तीर से कई निशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध लेते हैं। अगर हरियाणा में उन्होंने नेतृत्व बदल दिया, वहाँ नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। अगर कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी राज्य के स्तर पर थी तो उसको ख़त्म करने की कोशिश, मंत्रियों में भी फेरबदल, और फेरबदल ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति योग्य है उसको हटा दिया गया। पूरी जानकारी, पूरी सर्वे के बाद की जाती है कि अगर मंत्री को बदलना है तो वो मंत्री ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जनता में उसकी छवि क्या है, जनता में क्या वो ईमानदार छवि रखता है या नहीं रखता है, काम करने वाले की छवि रखता है या नहीं रखता है। उस हिसाब से पूरे सर्वे के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिक्स को अंजाम देते हैं और उसका फ़ायदा भी निकल के आता है। तो ये जितने भी चेहरे बदले गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार में नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, हरियाणा में बदल दिया, क्योंकि हरियाणा को लेकर के खास तौर पर किसान आंदोलन के बाद से हरियाणा और पंजाब की राजनीति को लेकर के बीजेपी असमंजस में रहती है और उसको ये अंदेशा हमेशा सताते रहता है कि चूँकि हरियाणा जो है कृषि प्रधान राज्य है, किसान लॉबी वहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है, पंजाब में किसान लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है। हालांकि पंजाब में बीजेपी का संगठन कमज़ोर है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहाँ ताकत लगाने की कोशिश कर रही है। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी को संदेह हो रहा था। हालांकि हरियाणा में बीजेपी नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है और उसका फ़ायदा उसको 2 बार के लोकसभा चुनाव में मिला है। यानी जाट के बगैर नॉन जाट पर दाव लगाओ और देखिए ओबीसी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर हटाए गए तो ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी किसी जाट पर पार्टी ने वहाँ विश्वास नहीं जताया। तो अब सवाल उठता है कि ये तमाम जो चेहरे बदल दिए जाते हैं, नेतृत्व बदल दिया जाता है, प्रदेश के संगठन में बदलाव कर दिया जाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? तो देखिए, प्रदेश की राजनीति में जो कि चुनाव के दरमियान तो बदलाव हुआ नहीं, अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान में देखें कि अचानक से जिस चेहरे को लेकर के कोई चर्चा तक नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जयपुर में मौजूद था, किसी पार्टी के किसी नेता तक को भनक नहीं थी कि यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिसके नाम की कोई चर्चा नहीं है। तो लोकसभा, चूँकि वहाँ विधानसभा चुनाव निकलने के बाद नए चेहरे पर पार्टी ने दाव लगाया, मध्य प्रदेश में चुनाव निकलने के बाद, छत्तीसगढ़ में चुनाव निकलने के बाद, और यहाँ लोकसभा चुनाव के पहले हरियाणा में बदलाव हो गया, बिहार में पहले कर दिया गया है। ये जितनी भी तब्दीलियाँ की गई हैं, जितने भी बदलाव किए गए हैं, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किए गए हैं, ताकि अगर जनता में कहीं भी असंतोष है या रहा है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दो। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बदल दिया गया, मंत्री बदल दिया गया, तो पब्लिक में, आम जनता में यह विश्वास होता है कि देखो इसने गलती की, काम ठीक से नहीं की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हटा दिया और बदल दिया। और ये पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वे के जरिए और जो रूटीन में इंफॉर्मेशन आते रहते हैं वो यही बताते हैं कि लोग ये कहते हैं, लोगों में ये धारणा है कि गलती करने वाले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकसते नहीं हैं, उसे जरूर हटा देते हैं, या तो उसका टिकट काट देते हैं या नेतृत्व में परिवर्तन कर देते हैं, उसको पद से हटा देते हैं। और इसका बीजेपी मानकर चलती है कि इसका जादुई असर अगले चुनाव में आता है। तो अगला चुनाव कौन सा है? तमाम परिवर्तन किए गए, तो अगला चुनाव यही है कि लोकसभा का जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये, और इसके लिए ही सारे विसात बिछाए गए हैं। इसे नेतृत्व परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है, नए चेहरे पे दाव नहीं कहा जा सकता है, इसे बीजेपी का चुनावी विसात कहा जा सकता है। क्योंकि इन चेहरों के बदलाव के जरिए बीजेपी अपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधने के लिए अपने सोशल इंजीनियरिंग को ठीक करती है, यानी जातीय समीकरण भी दुरुस्त कर लेती है, इसके जरिए क्षेत्रीय समीकरण को भी संतुलित कर लेती है और जनता के आक्रोश को, गुस्से को खत्म कर देने की कोशिश करती है। और लोगों को यह भरोसा होता है कि देखो इसने ठीक काम नहीं किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे इसके पद से हटा दिया और दूसरे व्यक्ति को बना दिया। और दूसरे व्यक्ति को जब बनाया जाता है, नेतृत्व दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो निश्चित तौर पर चाहे आप हो या हम हो या लोग, उसको थोड़े दिन तक परखते हैं कि ये व्यक्ति काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसमें वक्त निकल जाता है। और आप लोकसभा चुनाव देख लें और परिवर्तन देख लें, और आप देखें कि निशाने कहीं पर और नज़र कहीं पर है। यानी एक तीर से, मैंने पहले कहा था कि 2-3 निशाने साधते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा तो यादव जनसंख्या है नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार को संदेश देने के लिए, क्योंकि यहाँ यादव जातियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और एक मजबूत मतदाता संगठन के तौर पर है, तो चूँकि अब बीजेपी की मजबूरी है कि वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में किसी यादव नेतृत्व को आगे नहीं कर सकती, क्योंकि कोई है ही नहीं उतना बड़ा कद का नेता, तो पड़ोसी राज्य में बना दिया और उनका उपयोग बीजेपी इन 2 राज्यों में करेगी और मोहन यादव घूमना शुरू कर दिए हैं।
तो ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से बीजेपी ने परिवर्तन करके अपने विसात बिछाए हैं और इसी के जरिए बीजेपी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग दोनों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। अब इसका कितना जादुई असर होता है, क्योंकि पार्टी तो मानकर चलती है कि मोदी के फैसले के बाद जादुई असर है, तो इसके लिए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम का इंतजार ही करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।